ओके जी, आगे आता है नॉन फाइनेंशियल टारगेट्स। नॉन फाइनेंशियल टारगेट्स का मतलब क्या हुआ? नॉन फाइनेंशियल टारगेट्स का मतलब है कि हमने अपने लिए कुछ ऐसे टारगेट सेट किए हैं जिसका ताल्लुक जो है वो क्वालिटी के साथ है, जिसका ताल्लुक प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी के साथ है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ है। नॉन फाइनेंशियल टारगेट्स आर समटाइम्स adopted by और imposed on management, क्योंकि ये जो नॉन फाइनेंशियल टारगेट्स होते हैं अल्टीमेटली इन्होंने फाइनेंशियल टारगेट्स में कंट्रीब्यूट करना है। एग्जाम्पल्स आर मिनिमम टारगेट्स फॉर रिसाइकलिंग वेस्ट। हमें मिनिमम टारगेट्स चाहिए होते हैं रिसाइकलिंग वेस्ट के लिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर्स के लिए। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, मिनिमम टारगेट ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट कि वेस्टेज जो है वो मिनिमम होना चाहिए, क्वालिटी अपने ऑप्टिमम लेवल पर होनी चाहिए, सप्लायर्स का ट्रीटमेंट जो है वो फेयर होना चाहिए, सच एज द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कि आपकी वजह से या आपकी कंपनी की वजह से या प्लांट एंड मशीनरी की वजह से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ना हो, नेगेटिव कोई चीज नहीं क्रिएट होनी चाहिए। मीन्स ये कि पोल्यूशन क्रिएट ना हो, या कंपनी की तरफ से इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या कंपनी किसी ऐसे एक्ट में ना इन्वॉल्व हो जो कि इलीगल एक्ट कंसिडर किया जाता हो, या कंपनी किसी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व ना हो जिससे उस सोसाइटी के रिलीजियस बिलीफ्स को इफेक्ट होता हो, या वैसे उस सोसाइटी के कल्चर या नॉर्म्स पे नेगेटिव इफेक्ट आता हो। इफ these targets are imposed by law, companies must comply or there will be penalties। अगर तो लीगल है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने, कंपनी लॉ ने इम्प्लीमेंट किया है, गवर्नमेंट ने किया, तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपको पेनल्टी या फाइन फेस करने पड़ेंगे। और फाइन या पेनल्टी की जो स्ट्रिक्टनेस की नेचर है वो डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट कंडीशंस में। मे बी पॉसिबल कि किसी एक कंडीशन में का इस हद तक एक्सट्रीम हो जाए कि वो आपके बिजनेस को, गोइंग कंसर्न को हिट कर दे। Some targets are voluntarily adopted because they will help the long-term reputation of the company। बाज कंपनीज जो होती है ना वो प्रोएक्टिव होती हैं, उनको पता होता है कि ये जो बाज इस तरह के एक्ट्स है ना, ये शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स और स्पेशली कस्टमर और अवेयर कस्टमर की नज़र में, या अच्छा जो क्वालिटी कस्टमर है जो ज़्यादा पैसे दे सकता है, उसकी नज़र में बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। उसको अगर हम ये बताएंगे कि हम एक कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी है, हम इन्वेस्ट करते हैं कुछ ना कुछ ग्रीनरी में भी, हम इन्वेस्ट करते हैं इन्वायरमेंट की बेहतरी में भी, हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं चैरिटी में भी, तो वो हमारी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और ज्यादा विलिंग होगा। और क्योंकि उसको ये पता है कि जो वो आज प्रोडक्ट खरीद रहा है, इस सेल्स रेवेन्यू में से या इस प्रोडक्ट के प्रॉफिट में से कुछ एक सर्टेन परसेंटेज इसी सोसाइटी को पे बैक किया जाना है, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट ये है कि हमारी लॉन्ग टर्म में सेल्स इंक्रीज हो सकती हैं, या हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो हो सकती है। स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु आर अफेक्टेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। मैंने स्टेक होल्डर्स बहुत शुरू में भी आपसे डिस्कस किए कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो कौन कौन लोग हैं जिसका कंपनी में इंटरेस्ट है? कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है एम्प्लॉय का, मैनेजमेंट का, डायरेक्टर का। अब तीनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। एम्प्लॉय का इंटरेस्ट ये है कि उसकी जॉब प्रोटेक्ट रहनी चाहिए, डायरेक्टर का इंटरेस्ट ये है कि उसे रिवॉर्ड मिले, उसे शेयर ऑप्शन स्कीम मिले, उसकी रेपुटेशन जो है वो ठीक रहे कंपनी के टारगेट्स मीट होने की वजह से कारपोरेट इन्वायरमेंट में। मैनेजर प्रमोशन देख रहा है, मैनेजर जो है वो सैलरी राइज देख रहा है, मैनेजर जो है वो बेनिफिट्स और पर्क्स देख रहा है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है या उसके जो स्टेक्स हैं कंपनी में डिफरेंट हैं। कनेक्टेड में शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चाहता है, कस्टमर जो पैसे दे रहा है उसके अगेंस्ट वैल्यू फॉर मनी जाता है, सप्लायर ने जो हमें उधार पे चीजें बेची हुई हैं वो चाहता है कि उसकी पेमेंट टाइमली कर दी जाए। एक्सटर्नल में लोकल कम्युनिटीज आ जाती हैं जो कि आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड हैं, जो जिसको आप जनरल पब्लिक कह सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स में
डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स आते हैं, जिसमें हमारे पास एक लेबर यूनियन आ सकता है कि लेबर यूनियन एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो हमें प्रेशराइज करेगा कि हमने लेबर के साथ जो है वो फेयर ट्रीटमेंट करनी है, और हमने अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसका एक कुछ पोर्शन लेबर को भी ट्रांसफर करना है बोनस या सैलरी की फॉर्म में। फिर इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स हैं जो हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे इन्वायरमेंट के ऊपर, हम अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, टैक्स चोरी नहीं होनी चाहिए, टाइमली टैक्स पेमेंट की जाए, लेबर लॉज को फॉलो किया जाए, और हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज को फॉलो किया जाए, और हर तरह का वो लॉ एंड रेगुलेशन जो कि इंडस्ट्री से रिलेट करता है गवर्नमेंट चाहेगी कि वो हो। और प्लस ये कि अगर हम बीइंग अ फॉरेन कंपनी किसी भी बिजनेस जगह पे काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट से हमने कोई लैंड ली है, गवर्नमेंट ग्रांट ली है, या कोई कम पैसों में लैंड ली है इंडस्ट्री लगाने के लिए, और उसके बदले में हमने प्रॉमिस किया है कि हम इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो हम उन सब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हों। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैन प्रिवेंट एन ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सब हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने टारगेट्स को बीइंग अ कंपनी मीट करेंगे और उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जी, हाउ could the following stakeholders prevent or interfere with the achievement of an organization's objective? एम्प्लॉय क्या कैसे करेगा, कस्टमर का क्या रोल है, सप्लायर का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, और शेयर होल्डर का क्या रोल है, या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। एम्प्लॉय स्ट्राइक्स कर देगा अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सैलरी नहीं बढ़ रही, या फॉर एग्जांपल कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही। नॉन कोऑपरेशन, वो कोऑपरेट नहीं करेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी पे कंप्रोमाइज कर देगा, 8 घंटे काम नहीं करेगा, 6 घंटे कर देगा, 5 घंटे करेगा, या कम यूनिट बनाएगा, सैबोटेज, आपकी बात ही नहीं मानेगा। कस्टमर्स क्या करेगा, टेक बिजनेस एल्सवेयर, स्विच कर जाएगा। कस्टमर कहेगा भाई आपको मैं जितने पैसे दे के जो चीज खरीद रहा हूँ या जो सर्विस खरीद रहा हूँ वो इस क्वालिटी की नहीं है, तो क्या करना चाहिए, मुझे स्विच कर जाना चाहिए, मुझे किसी दूसरे के पास चले जाना चाहिए। सप्लायर क्या करेगा, रिफ्यूज टू सेल ऑन क्रेडिट, अगर आप उसे टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो वो कहेगा कि आप या तो मेरे साथ जो है कैश पे बिजनेस कर रहे हैं, और या फिर क्रेडिट के लिए कोई और सप्लायर ढूंढ लें। गवर्नमेंट चेंज लॉज एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट ने लॉज एंड रेगुलेशंस अगर चेंज किए हैं तो कंपनी को अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। नोट, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो भी इम्पोर्टेंट कस्टमर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट की भी कस्टमर हो जाए किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो उसने ग्रो करना होता है। किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से सपोज करें कि गवर्नमेंट कहे कि हमने ये गाड़ियां खरीदनी है, अब गवर्नमेंट के जो परचेज की क्वांटिटी होती है ना वो बहुत बड़ी तादाद में होती है, तो फिर आपको कुछ अरसे के बाद उसी कंपनी की गाड़ियां मार्केट सड़क पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। गवर्नमेंट कहती है जी कि हम अपने ऑफिस के कंप्यूटर सिस्टम के लैपटॉप रिप्लेस कर रहे हैं, और एक्स कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम के लैपटॉप हमने खरीदने हैं, तो अब वहां से एक बहुत बड़ी तादाद में गवर्नमेंट की परचेजिंग होगी, जिससे उस कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, प्रॉफिट कमाने का कुछ मौका उसे मिलेगा। Shareholders vote the director of the board if they do not like policies and performance. शेयर होल्डर्स अगर डिससेटिस्फाइड है डायरेक्टर की परफॉर्मेंस है तो वो उनके अगेंस्ट वोट कर देंगे, तो क्योंकि हर साल डायरेक्टर्स अपने आप को ऑफर करते हैं इन फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर द री इलेक्शन, तो वो अगले साल उसको री इलेक्ट नहीं करेंगे, वो किसी एक डायरेक्टर को या अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज कर देंगे, और वो चाहेंगे कि कोई नए लोग आके उनके बोर्ड को चेयर करें, ताकि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं
उनकी प्रोटेक्शन हो सके और वो अचीव किए जा सके। स्टेक होल्डर्स के बारे में आगे कहते हैं जी, डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफन दीज, और उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होने के अलावा एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं। स्टेक होल्डर ग्रुप शेयर होल्डर्स वांट हायर प्रॉफिट, कन्फ्लिक्ट विद एम्प्लॉयज वांट हायर वेजेस। अगर वेजेस बढ़ा देंगे तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो जाएगा, जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो जाएगा तो डिविडेंड भी उसी प्रोपोर्शन से मिलेगा। तो अब शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के दरमियान में कन्फ्लिक्ट है, तो इसे वे आउट करना होता है, बैलेंस मेंटेन करना है कि उनकी वेजेस भी बढ़ानी है, वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, उनको बोनस भी देना है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, उनकी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली वेजेस को एडजस्ट करना है। ऑन दी अदर हैंड शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देना है क्योंकि इन्फ्लेशन तो उनके लिए ही बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है, तो वो उनको नजर आ रहा है, वो चाहते हैं कि उसमें से उनको भी शेयर दिया जाए। फिर कस्टमर्स वांट हायर क्वालिटी एंड लोअर एट लोअर प्राइसेस, ये कन्फ्लिक्ट करता है शेयर होल्डर्स के साथ। अगर हायर क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है तो हायर क्वालिटी के ऊपर तो खर्चा ज्यादा आएगा, जब खर्चा ज्यादा आएगा तो प्राइस तो कम नहीं हो सकती है। अब प्राइस कंपेटिटिव रखते हैं तो मार्जिन कंप्रोमाइज होता है, और प्रॉफिट मार्जिन पे कंप्रोमाइज होने की सूरत में शेयर होल्डर्स का जो टारगेट है वो मीट नहीं होता। Local people want little disruption to their lives. Conflict with management want 24 hours operation at a factory or airport. अब अगर तो फैक्ट्री या एयरपोर्ट किसी ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि वहां पर करीब ही लोग भी रहते हैं, वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, तो उस सूरत में ये इशू आएगा कि वो चाहेंगे कि ये जो फैक्ट्री है एक सर्टेन टाइम के बाद बंद हो जाया करे, क्योंकि इस फैक्ट्री की वजह से शोर होता है और इर्द गिर्द के लोगों को प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये कि अगर ये जगह शहर से बाहर है, एयरपोर्ट या फैक्ट्री, तो फिर ये लोगों की लाइफ को डिसरप्ट नहीं कर रहे होते। बट अक्सर जगहों पे, अक्सर मुल्कों में ऐसा हो सकता है कि ये इतने ज्यादा शहर से बाहर ना हो, तो फिर और ये 24 आवर्स चूंकि ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो इससे लोगों की, जनरल पब्लिक की लाइफ डिस्टर्ब होती है। मैनेजमेंट मस्ट बैलेंस स्टेकहोल्डर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर पावर टू ट्राई टू कीप हैप्पी ऑफ मोस्ट हैप्पी मोस्ट ऑफ टाइम। मैनेजमेंट की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स को वो सेटिस्फाई रखें, उनकी एक्सपेक्टेशंस को जिस एक्सटेंट तक, जिस हद तक मीट कर सकते हैं मीट करें, ताकि स्टेक होल्डर सेटिस्फाई रहें और वो कंपनी के लिए किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। आगे आता है जी मैनेजमेंट शेयर होल्डर, मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी, ये कंपनी के मालिक होते हैं, बट मैनेजर्स रन इट, और मैनेजर्स जो है वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं। ये कौन है? ये प्रिंसिपल है जो मैंने पहले भी आपको बताया। और ये कौन है? ये एजेंट है। Shareholders are the principal, managers are the agent. Agent should work in the best interest of the principal. और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। बट माइट नॉट, दिस इज नोन एज एजेंसी प्रॉब्लम। क्यों एजेंसी प्रॉब्लम आता है? क्योंकि उनके दरमियान में कंफ्लिक्ट आ जाता है, दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जब वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव से फोकस करेंगे तो कंफ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। मैनेजर्स आर मॉनिटर एंड कंट्रोल थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजर जो है वो मॉनिटर कंट्रोल होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। अगर तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ रही है, अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है, अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो उस सूरत में तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, आप ये कह सकते हैं कि हम मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस के साथ जो है वो सेटिस्फाइड है, या मैनेजमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके बाद आता है हमारे पास ऑडिटर्स। ऑडिटर्स का क्या इंटरेस्ट है? ऑडिटर का इंटरेस्ट ये है कि एक तो वो हर साल कंपनी के ऑडिट को कंटिन्यू करना चाहता है, उसने फीस लेनी होती है, लेकिन इस इंटरेस्ट के साथ उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है
कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रूथ एंड फेयरनेस को चेक करना है, और वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे ऑडिट करने के लिए आया है, क्योंकि मालिक जो है कंपनी के, वो शेयर होल्डर्स हैं। फीस जो ऑडिट की दी जा रही है वो उनके प्रॉफिट में से दी जा रही है, तो वो उनको बताएगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गोइंग कंसर्न क्लियर है, क्या आपकी जो मैनेजमेंट है वो इंटरनल कंट्रोल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, क्या आपकी मैनेजमेंट आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रही है या नहीं। ये ऑडिटर की फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होगी, एनुअल रिपोर्ट जो होगी, ऑडिट रिपोर्ट, वो बेसिकली बता देगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट है कि क्या इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑनर्स काम हो रहा है या नहीं। द एनुअल जनरल मीटिंग में मैनेजमेंट बताएगी कि हमने क्या टारगेट्स अचीव किए हैं, क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अचीव किया है, क्या अर्निंग्स पर शेयर है, हमने डिविडेंड कितना दिया है, हमारे फ्यूचर प्लान्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर रिमूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टेट पर हम समझते हैं कि हमने कुछ शेयर होल्डर्स को रिमूव करना है। अब शेयर होल्डर्स रिमूव क्या करने का मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर्स रिमूव करने का आमतौर पे मतलब यही होता है कि हम शेयर बाय बैक कर लेते हैं या कम कर देना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल कुछ वेल्दी इंडिविजुअल्स हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, हम उनको रिमूव करना चाह रहे हैं। कारपोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस, और हम ये देखते हैं कि जो भी कारपोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस थी, जिसको हम कहते होते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये है कि ये लॉ नहीं है, ये फिर एक कोड है जो कि आपको कहता है कि आपको एथिक्स को फॉलो करना है, आपको गवर्नेंस को फॉलो करना है, लेकिन ये आपको फोर्स नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये लॉ बना हुआ हो किसी भी मुल्क में तो फिर ये फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो पेनल्टी हो जाएगी। तो कारपोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस का मीनिंग आमतौर पे लॉ के मीनिंग में ही लिया जाएगा, कि जो कारपोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस या लॉज बनाए गए हैं उनको हमने फॉलो करना है। ऑल ऑफ दीज कॉस्ट मनी नोन एज कलेक्टिवली एज एजेंसी कॉस्ट। इन सब के ऊपर क्या होता है, खर्चा होता है। मैनेजमेंट को उसकी सैलरीज देनी होती है, उसके बेनिफिट्स देने होते हैं, उसके बोनसेस देने होते हैं, ऑडिटर को उसकी फीस देनी होती है, एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर कॉस्ट इनकर होती है, जब हम कारपोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट इनकर होती है। ये सब कॉस्ट हैं जो कि अराइज होंगी, जिसमें से मैनेजमेंट की कॉस्ट बेसिकली एजेंसी कॉस्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट एजेंट है शेयर होल्डर की, और वो उसके बिहाफ पर उसके पैसे को इस्तेमाल करके कंपनी चला रही है, इसलिए उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मैनेजमेंट की responsibility है। Government can have profound effect on companies. Make a list of about 6 influences government can have on the companies. अब वो कौन कौन से हैं जी। गवर्नमेंट इफेक्ट्स ऑन कंपनीज इंक्लूड, गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स चार्ज करना है। फर्ज करें गवर्नमेंट किसी साल में सुपर टैक्स लगा देती है, कारपोरेशन टैक्स अगर 30% है और गवर्नमेंट कहती है भी इस साल 10% सुपर टैक्स है, या तो वो 10% ऐड कर देंगे 30 में तो 40 कर देंगे, या वो 30% का 110 कर देंगे तो 33% आपसे टैक्स चार्ज करेंगे। इम्पोर्ट ड्यूटीज चेंज कर देते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज चेंज कर देते हैं। इनकरेज इन्वेस्टमेंट, बाज दफा गवर्नमेंट ग्रांट ऑफर करती है, गवर्नमेंट कहती है जी लैंड बहुत है, हम इंडस्ट्री को देना चाहते हैं, सब्सिडाइज रेट पर देना चाहते हैं, और आप इसके ऊपर इंडस्ट्री लगाएं और आप जो है वो इतने हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। या गवर्नमेंट कैश की फॉर्म में गवर्नमेंट ग्रांट देना चाहती है, या गवर्नमेंट भी कहती है जी कि हम जो है कर्जा देंगे, और फर्ज करें हम कर्जा देंगे 10 मिलियन रुपीज और वापस 10 मिलियन नहीं लेंगे, वापस 9 मिलियन लेंगे, 1 मिलियन जो है वो हमने ग्रांट के तौर पे आपको दे दिया। रेगुलेशंस फॉर एग्जांपल ऑन इमिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आपने कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, उसका लॉज एंड रेगुलेशन है। अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करना पड़ेगा, लेबर लॉस को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपका एम्प्लॉय जो है वो प्रोटेक्ट हो, और एम्प्लॉय के नाम पर
आपको गवर्नमेंट के जो भी रेलेवेंट इदारे हैं वहाँ पे अकाउंट ओपन करवा के कुछ ना कुछ उसके पैसे देने पड़ेंगे, ताकि गवर्नमेंट फ्यूचर में उसे रिटायरमेंट के टाइम पर कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके, या वैसे भी कुछ पेंशन प्रोवाइड कर सके। प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड और रेलवेज, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रोड और रेलवेज बनानी है। गवर्नमेंट इसके लिए टैक्स कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट कहती है कि ये जो मोटरवेज है, हाईवेज हैं, ये आप यूज करते हैं, आपके व्हीकल्स यूज होते हैं, तो इसकी वजह से इनकी हमें मेंटेनेंस करनी है, तो इसके लिए आपको टोल प्लाजा पे करना है और हमने यहाँ से रेवेन्यू कमानी है। इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं करती, सेंट्रल बैंक जो है वो डिसाइड करता है। ऑल दो के सेंट्रल बैंक एक रेगुलेटर है और एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन बहरहाल ये एक उस हुकूमत का ही इदारा होता है। मनी सप्लाई को भी बहरहाल सेंट्रल बैंक ही कंट्रोल कर रहा होता है, और वो देखता है कि कब जरूरत है इस बात की कि ज्यादा पैसा मार्केट में फ्लोट कर दिया जाए, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, ताकि लोगों के लिए अट्रैक्शन ना रहे बैंक में पैसा जमा कराना, और वो अपना पैसा जो है वो मार्केट बैंक से निकाल के मार्केट में इन्वेस्ट करें और बिजनेस एक्टिविटी बढ़े। कब वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, ताकि लोग इनकरेज हो बैंकों में पैसा जमा कराने के लिए, और वो पैसा जमा करा के इंटरेस्ट इंजॉय करें। एक्सचेंज रेट के ऊपर वैसे तो गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, कि एक्सचेंज रेट एक इंडिपेंडेंटली मूव करना चाहिए, और इसको सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट इसको इन्फ्लुएंस ना कर रहे हो, या इसको मैनेज करने की या कंट्रोल करने की कोशिश ना कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करनी होती है जी, कुछ गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करनी है डेवलपमेंट पे, नई सड़कें बनानी है, नए मोटरवेज बनाने हैं, नए अस्पताल बनाने हैं, नए स्कूल्स बनाने हैं, यूनिवर्सिटी बनानी है, और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क का बेहतर करना है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज भी देनी है, रिटायर्ड लोगों को पेंशन भी देनी है, गवर्नमेंट ऑफिस की यूटिलिटीज भी हैं, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, व्हीकल का फ्यूल भी है, और इस तरह के खर्चे सब करने होते हैं, जो कि कहाँ से होंगे, ये जो टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है उसके थ्रू होंगे। इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड बेनिफिट, बाज दफा गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो उनके अपने मुल्क की इंडस्ट्री है उसे प्रमोट किया जाए। तो अपने मुल्क की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए वो क्या करते हैं कि या तो जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं उसके ऊपर टैक्सेस की बहुत बड़ी तादाद में टैक्सेस लगा देते हैं। हैवी टैक्सेशन की वजह से लोग डिस्करेज होते हैं और वो बाहर से चीज़ें नहीं मंगवाते। और या फिर वो क्या करते हैं कि बास चीज़ों की इंपोर्ट ही बंद कर देते हैं, ताकि मुल्क के अंदर जो चीज़ बन रही है उस जैसी सिर्फ वही चीज़ खरीदी जाए, और लोकल इंडस्ट्री जो है वो उसको प्रमोट करना होता है। तो ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन और टैरिफ्स हैं। बाज मरतबा हम इसलिए भी ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन और टैरिफ लगाते हैं कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो वल्नरेबल हो चुका होता है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा होता, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन और टैरिफ्स हैं वो लगा दी जाती हैं। एजुकेशनल पॉलिसी बनाना गवर्नमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, कि गवर्नमेंट जो है वो किस लेवल तक अपने एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जाएगी। आमतौर पे दुनिया के डेवलप मुल्कों में इंटरमीडिएट तक या हाई स्कूल तक ये जो है वो गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे रही होती है। उसमें गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काम कर रहा होता है, और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट लोन के बेस प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को। तो ये एजुकेशनल पॉलिसी है। जैसे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हायर एजुकेशन है, तो हायर एजुकेशन की पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी होती है, या जो भी उन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाया होता है, उसका ये काम है कि उसने पॉलिसी बना के गवर्नमेंट को देनी है, और गवर्नमेंट ने फिर उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली फंड्स एलोकेट करने हैं।